नमस्कार। डीएनए न्यूज़ के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश के जिन प्रमुख, नामचीन और बहुत ही लोकप्रिय शिक्षण संस्थानों का जिक्र होता है, उनमें श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान यानी श्री वैष्णव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पिछले लगभग 35-36 वर्षों से शिक्षा के जगत में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। इसमें शिक्षित विद्यार्थी, बल्कि मैं कहूँगा कि इसमें दीक्षित विद्यार्थी आज देश और दुनिया में मैनेजमेंट की फील्ड में नाम कमा रहे हैं। बहुत सारी कंपनियों के सीईओ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल मैनेजर हैं और विदेशों में रहकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉर्ज थॉमस हमारे साथ मौजूद हैं, जो प्रबंध गुरु हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं। एक निदेशक के तौर पर वो सारा मैनेजमेंट संभालते हैं, सिस्टम संभालते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक टीचर हैं और बतौर टीचर वो वैष्णव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में अपने छात्रों के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। इस ज्ञानोदय कार्यक्रम में हम उनसे बात करेंगे नई शिक्षा नीति को लेकर, हम उनसे बात करेंगे प्रबंधन को लेकर, हम उनसे बात करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर। डॉक्टर थॉमस, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो वैष्णव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, जो 35 वर्षों से एक जैसा अपना मुकाम बनाए हुए हैं। और मुझे हिटलर की एक बात याद आ रही है। हालांकि हिटलर का जिक्र करना ठीक नहीं समझा जाता। हिटलर ने कहा था कि टॉप पर पहुंचना आसान है, टॉप पर बने रहना मुश्किल है। 35 सालों से आप टॉप पर हैं, ये कैसे हो पाता है, कैसे हो पाया? बहुत अच्छा प्रश्न है प्रतीक जी आपका। सबसे पहले मैं हमारे मैनेजमेंट की ओर से डीजीएनए चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम ज्ञानोदय में हमें आमंत्रित किया और हमारी जो विज़न है उसको एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका आपके चैनल द्वारा की जा रही है। मैं उसका साधुवाद देता हूं। और आपके प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूँगा, ये हमारी जो ट्रस्ट की जो दूरदर्शिता है, जो उन्होंने 135 साल पहले, रादर 138 साल हो गए हैं, 1884 वैष्णव ट्रस्ट को अनेक शिक्षण संस्थाएं चलाती जी है। जी, स्कूल से लेकर पीएचडी तक कर लीजिए आप, उसी तरह के इंजीनियर कर लीजिए, मेडिकल को छोड़ के मेरे ख्याल से वैष्णव ट्रस्ट द्वारा सभी संस्थाएं हैं और सब में गुणवत्ता शिक्षा का मतलब बहुत ध्यान रखा जाता है। तो जो ट्रस्टीज़ के जो शुरू में जिन्होंने इस ट्रस्ट को शुरू किया, उनकी दूरदर्शिता और उनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उन्होंने गुणवत्ता शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। उसी का परिणाम है कि पिछले 35 सालों से, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम शुरू किए जाने वाला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। और तब से जब कोर्सेज में MBA प्रोग्राम, फर्स्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वैष्णव प्रबंध संस्थान में ही शुरू हुआ था। तो संस्थान में जो पूर्व के निदेशक रहे और ट्रस्ट के जो पदाधिकारी रहे, उनका सबका एक मिला जुला एक प्रयास रहा, जो संस्थान आज इन ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इसका पूरा श्रेय हमारे ट्रस्टीज़ को जाता है। सर, मैं नई एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, इसका बड़ा जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये बड़ी रिवोल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, आमूल चूल परिवर्तन कर देगी शिक्षा व्यवस्था में। लॉर्ड मैकाले का जो सिस्टम था, अंग्रेज़ों के जो शिक्षाविद थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने तो क्लर्क पैदा करने के लिए, कारकुन पैदा करने के लिए पॉलिसी लाई थी, जिसमें हम पढ़कर बड़े हुए हैं। लेकिन अब एक ऐसी नई नीति आ रही है जो एंटरप्रेन्योर बना रही है, जो स्वावलंबी लड़के बना रही है। उस नीति को भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लाया है। मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के संदर्भ में आपके इंस्टीट्यूट का विज़न क्या है जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देश की जो
सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो इसकी बधाई की पात्र है कि उन्होंने ये निश्चय लेके इसको सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में लागू करने का प्रयास किया। साथ ही एक प्रबंध संस्थान में नई शिक्षा नीति किस तरह से सहायक हो सकती है, तो उसमें मैंने देखा जो उसकी खास बातें हैं उनमें एक की बात है कि पहले पुरानी जो शिक्षा नीति थी उसमें ऐसा था कि एक बार कोई कोर्स में एडमिशन ले लें तो फिर वो अगर बीच में छोड़ देता था तो उसको अगर दोबारा कभी जीवन में आगे पढ़ने की इच्छा होती थी तो उसको दोबारा से करना पड़ता था। तो ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, यानी अगर वो फर्स्ट ईयर में लेता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर में वो छोड़ता है तो उसे डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर में ऑनर्स और रिसर्च का वो अपना कर सकता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है उसको दिमाग में रखते हुए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे देश में सभी जो पढ़ने वाले हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो इसलिए हमारा नहीं बढ़ पाता है क्योंकि पारिवारिक कारणों से, आर्थिक कारणों से नहीं पढ़ पाते हैं कई छात्र। तो ये जो लक्ष्य रखा गया है कि 2035 तक हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% तक पहुंच जाएगा, जो अभी वर्तमान में 26.3 है, जो कि बहुत कम है जो डेवलप कंट्रीज़ की अपेक्षा में। एक प्रबंध संस्थान के लिए ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। बच्चे को बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओपन इलेक्टिव्स हैं, तो वो अपने कोर्स के साथ साथ ऐसे कोर्सेज भी कर सकता है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, और अपनी स्किल बिल्डिंग पे बहुत फोकस है। तो आने वाले समय में वो जो रट्टू तोता नहीं बनना है जी, अब कुछ जानकार सीखने वाला व्यक्ति बनना है। आपके पास कुछ ना कुछ एक हुनर होना चाहिए। क्रिएटिविटी, मतलब कहते हैं ना, क्रिएटिविटी का सही उपयोग आने वाले समय में शिक्षा नीति में दिया। वैष्णव इंस्टीट्यूट इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेगा? हमने उसको बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी हमने एक मैनेजमेंट संस्थान होने के नाते हम लोग नए कोर्सेज जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, ऐसी जो संस्थान होंगे, नई शिक्षा नीति के अनुसार जिन संस्थानों में मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे, 3000 से ज़्यादा छात्र होंगे और नैक और एनबीए एक्रेडिटेड होंगे, ऑटोनॉमस होंगे, ऐसे संस्थानों को इंडिपेंडेंट डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस का खिताब मिल सकता है। मतलब श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान के नाम से भी डिग्री दी जा सकेगी, ऐसा सरकार की नई शिक्षा नीति में योजना है। तो हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हम मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और स्टूडेंट स्ट्रेंथ हमारी 3000 अगले 1-2 सालों में हो जाएगी, और जो भी शिक्षा नीति के स्वरूप के अंदर फिट होता है हम उसको पूरी तरह उसका पालन कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम एक इंडिपेंडेंट डिग्री प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। डॉक्टर जॉर्ज, आप का जो इंस्टीट्यूट है उसको नेक ने ए ग्रेड दिया हुआ है जी, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। किसी भी संस्थान को ए ग्रेड मिलना निश्चित रूप से फेदर इन कैप है जी। लेकिन आगे का लक्ष्य क्या है? A++ या A+, इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है, क्या ड्रीम आप देख रहे हैं उसको लेकर, और किस तरह से उस ड्रीम को फुलफिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं? जी, ये नैक का जो एक्रेडिटेशन होता है वो 5 साल का होता है, और हमारा 2 साइकिल में हमें ए ग्रेड मिला है, जबकि दूसरे साइकिल में जो हमें पॉइंट्स मिले हैं वो 3.29 मिले हैं, जो कि नए ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग 3.26 पर ही A+ मिल जाता है। तो हमारा 3.29 पहले ही आया था। तो हमारी संस्था की जो एकेडमिक प्रोसेसेस हैं वो एक कल्चर बन चुका है। अब हम A++ के लिए ही एम कर रहे हैं, जिसके लिए जो भी नवाचार हम करना चाहते हैं वो नवाचार, अभी मैं इस बहुत सारी बातें यहाँ नहीं बता सकता हूँ क्योंकि एक्रेडिटेशन आएगा तो उसका परिणाम देखने पर ही जब अच्छा आएगा तब हम आपसे एक उत्साह के साथ बता सकते हैं। पर हम प्रयास पूरी तरह कर रहे हैं कि हम A++ की ओर जाएंगे। मतलब अभी एक इंदौर के एक महाविद्यालय को A+ नहीं दिया था तो उन्होंने फिर से अपील की और उसके बाद उसको A+ दिया गया। उज्जैन में भी इस तरह से हुआ जी कि उज्जैन में एक महाविद्यालय को A+ नहीं मिला, तो उन्होंने, तो इस तरह से भी ये नई संभावनाएं भी हैं कि लोग अपील करते हैं और अपना। हाँ, नैक में इस का प्रावधान है
कई बार क्या हो जाता है कि जो आकलन जो एसएसआर भेजते हैं, सेल्फ स्टडी रिपोर्ट भेजते हैं, उसको थर्ड पार्टी से वैल्यूएट कराती है नैक। वो पूरा डेटाबेस उनको भेजना पड़ता है। तो 70% इवैल्यूएशन ऑनलाइन होता है, आपको पूरा एसएसआर ऑनलाइन भेजना पड़ता है, उसको वो लोग इवैल्यूएट करते हैं। 30% के लिए टीम आती है, पीयर टीम आती है, जो पूरा उसको ऑथेंटिकेट करती है, जो आपने 70% भेजा है। उसमें कहीं कुछ कन्फ्यूजन होता है तो उसको इंस्टीट्यूट को अधिकार है कि वो अपील करे। तो आपको उम्मीद है कि जो अगला आएगा उसमें आपको A+ मिलेगा? बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, और हम उस दिशा में ही काम कर रहे हैं। क्योंकि जो नंबर होते हैं, आपको किस चीज़ के लिए कितने नंबर मिल सकते हैं, वो हमको पता है कि अगर हम ये काम इस तरह से करेंगे तो हमको इतने नंबर मिलने चाहिए। तो वो संभावनाएं, हम सेल्फ स्टडी रिपोर्ट का मतलब है कि हमने वो सेल्फ स्टडी करके देख लिया है, अपना आकलन करके देखा है। खुद आपने हाँ, अपना हम परीक्षण, कर सकते हैं। आत्मावलोकन, बिल्कुल। लोचन कर लिया है। तो हमें उम्मीद है कि इस बार हायर ग्रेड की तरफ हम जाएंगे। थॉमस सर, ये मुझे कहना नहीं चाहिए एक शिक्षाविद के नाते और एक शिक्षाविद के सामने कि मध्य प्रदेश में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कुकरमुत्ते की तरह खुल गए। जी। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, छोटे गांव, शहर, कस्बे में चले जाएं, आपको एक ना एक मैनेजमेंट कॉलेज दिखाई दे जाएगा, उसका बोर्ड लगा हुआ दिखाई जाएगा। आप उस मैनेजमेंट कॉलेज में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कुछ भी नहीं है। 2 कमरे 3 कमरे में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। रादर देन मैं ये कहूँगा कि 2 कमरों में यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं। जी। और मैनेजमेंट की डिग्री के नाम पर, MBA की डिग्री के नाम पर भोले भाले नौजवानों के साथ किस तरह की धोखाधड़ी हो रही, किस तरह का छलावा हो रहा है, ये एक एजुकेशनिस्ट होने के नाते आपसे छुपा हुआ नहीं है। जी। तो मेरा एक बहुत ही सहज सवाल ये आ रहा है बार बार मेरे मन में कि मैं आपसे पूछूं कि वैष्णव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शहर के जो 50 दूसरे निजी महाविद्यालय हैं मैनेजमेंट के, उनसे किस तरह से भिन्न है? फैसिलिटीज़ क्या हैं आपके पास, सुविधाएं क्या हैं? अब जैसा कि आपने बताया कि मशरूम ग्रोथ ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो रही है, तो ये मशरूम ग्रोथ बहुत ज़्यादा लंबे सर्वाइवल नहीं है इनका, क्योंकि अब गवर्नमेंट और जो बड़ी संस्थाएं हैं जो क्वालिटी को बहुत प्रायोरिटी दे रही हैं। इवन बच्चे जब जॉब के लिए जा रहे हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप किस संस्थान से आए हैं, वो आप किस संस्थान से पढ़े हैं, क्या वो A ग्रेड है, क्या उसको कोई क्वालिटी का मार्का मिला हुआ है। जितनी संस्थान के पास ये ग्रेड्स होंगी, उतना उस संस्थान का कॉरपोरेट में भी जहाँ जहाँ बच्चे प्लेस होते हैं वहाँ उनकी वैल्यू बढ़ती है। और ये चीज़ अब धीरे धीरे वो दूध का दूध पानी का पानी जो है क्लियर होता जा रहा है। रही बात हमारे संस्थान की, तो बच्चा जब से प्रवेश लेता है और जाने तक उसको हम रेस्ट नहीं करने देते हैं, उसको कंटिन्यूस उसके ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे काम होता है। और ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ जॉब के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको समाज के लिए, उसको परिवार के लिए, जो उसके अंदर नैतिक मूल्य होना चाहिए, उसका भी हम लोग उसमें हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसे एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं जो बिहेवियरल जो इम्प्रूवमेंट्स हैं बच्चों में एक्सपेक्टेड है, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो जब बच्चा निकलता है तो उसको लगता है कि हाँ, संस्थान ने मेरे ऊपर बहुत काम किया, मैं आया था एकदम रॉ, और जब निकल रहा हूँ, हम लोग एग्ज़िट इंटरव्यू बच्चों के लेते हैं, जिसमें बच्चों से पूछा जाता है कि आप आए थे, अब आप जा रहे हैं, तो आपने अपने अंदर क्या परिवर्तन महसूस किया, आप क्या देंगे समाज को, हमारे अंदर, हमारी संस्था के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत आपको लगती है। तो हम बच्चे का एग्ज़िट इंटरव्यू लेके हमारे जो प्रोसेसेस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए भी करते हैं, दूसरा बच्चे को भी हम करियर काउंसलिंग भी देते हैं। तो ये एक भिन्न है। हालांकि मैंने देखा है कि बच्चा एक आजकल एक सिस्टम बन गया है कि एंटर हुआ और सिलेबस कंप्लीट किया, एग्ज़ाम दिया और एग्ज़िट कर गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे का पर्सनल प्रोफाइलिंग हम लोग करते हैं, उस बच्चे को उसका करियर में कैसे हेल्प हो उसको काउंसलिंग करके ही भेजते हैं। जो प्लेसमेंट से हो जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, उनके प्लेसमेंट होने के बाद नहीं होने के बावजूद भी अगर वो आगे निकल गए और दूसरा प्लेसमेंट का बैच भी आ गया, तब भी हम उस बच्चे का जिसका प्लेसमेंट नहीं हुआ है उसको कॉल करते हैं, उसको तैयारी भी कराते हैं और उसको प्लेसमेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं। आप नैतिक मूल्यों की बात कर रहे थे, मुझे बहुत बड़े एक उद्योगपति का, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका एक बहुत ही मशहूर कोटेशन मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि
आप हर भौंकते हुए कुत्ते के पीछे लठ लेकर डंडा लेकर नहीं भाग सकते। इसलिए मैं अपनी जेब में उन भौंकते हुए कुत्तों को के लिए कुछ बिस्किट्स रखता हूँ और उनको बिस्किट डाल देता हूँ। उनका इशारा एक सिस्टम की तरफ था कि यार सिस्टम में अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको कुछ बिस्किट डाल दीजिए उस कुत्ते को ऊपर, वो आपकी दुम हिलाने लग जाएगा। अनैतिक है लेकिन एक फंडा है। और मैं देखता हूँ कि वर्तमान में जो मैनेजर्स आ रहे हैं, जो मैनेजमेंट्स का जो स्टाफ आ रहा है, वो टारगेट ओरिएंटेड है, उसको सफलता हासिल करनी है, उसको बहुत ऊंचाई पर जाना है, उसको अपनी सैलरी बढ़वानी है, पैकेज बढ़वाना है, और बाय हुक बाय क्रूक एनी हाउ किसी भी तरीके से उसको शिखर पर पहुंचना है। और उसके लिए अगर उसको ज़रूरत पड़ रही है तो अपने नीचे वालों को पीड़ित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, दमित कर रहा है, उनको रोंद कर आगे बढ़ रहा है। ये जो रोंद कर आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा है, जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है जो आजकल के मैनेजर्स में है, और नैतिक मूल्य पीछे हट गए हैं, सरोकार, सामाजिक सरोकार, सामाजिक संवेदनाएं, भावनाएं सब पीछे हट गई हैं। एक में लक्ष्य है कि हमको आगे बढ़ना है। क्या वैष्णव इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट के विद्यार्थी इससे थोड़ा सा अलग, आप मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, उनमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ भी आप दे रहे हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए, इस तरह की कुछ चीज़ें डालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की जो बात हो रही है, जिसको AICTE भी बहुत प्रमोट कर रही है, हम उसको बढ़ाने के लिए हमारे जो संत हैं, जो धर्म के गुरु हैं, उनका हमारे इंस्टीट्यूट में रेगुलर महीने और 1.5 महीने में विदेशों से भी, हमारी अगर वेबसाइट आप चेक करेंगे तो उनके प्रवचन हैं, उनको बच्चों को हम रिपीटेडली अटेंड कराते हैं। जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, संस्था में जो उतने भी त्यौहार हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो होली हो, दीपावली, गणेश चतुर्थी हो, उसको पूरे बच्चों के इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाते हैं। तो धार्मिक जो परंपराएं हैं वो सीखते हैं बच्चे। और सरस्वती माँ की जो मूर्ति हमारे संस्थान के बिल्कुल एंटर होते ही है, हर एक बच्चे को हम, मतलब ये मैं खुद भी, मेरे दिन की शुरुआत उस सरस्वती माँ के चरण वंदन करके ही मैं शुरू करता हूँ। तो ये जब हमको वो देखते हैं करते हैं तो बच्चे भी करते हैं। मैं सुबह जब कॉलेज शुरू होता है तो कॉलेज के मेन गेट पर सुबह 9 बजे जब कॉलेज शुरू होता है मैं खड़ा हो जाता हूँ। जब से मैंने SVIM श्री वैष्णव प्रबंध संस्थान ज्वाइन किया, 9 बजे मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो बच्चों को प्रणाम करना, टीचर्स खड़े हैं तो उनको ये सिखाना कि आप मोबाइल पे बात करते हुए एंटर नहीं करिए, अगर आपको शिक्षक कोई दिखते हैं तो उन्हें प्रणाम करिए। बच्चों को हेलमेट पहनने की आदत हम लोग डाल रहे हैं। हमारे कैंपस में बिना हेलमेट के कोई बच्चा नहीं आता, बिना यूनिफॉर्म के कोई नहीं आता। हमारे आप किसी भी तस्वीर में कोई कलर ड्रेस नहीं मिलेगी आपको, बच्चे पूरी यूनिफॉर्म में। तो ये जो संस्कार हैं, ये जो कॉर्पोरेट, उनको ही बताते हैं कि आप कॉर्पोरेट में जाने वाले हो, कॉर्पोरेट में जाओगे तो ये आपका संस्था का नाम ऊंचा होगा कि आप कहाँ से पढ़ के आए हो। तो इस तरह के जो संस्कार हैं वो बच्चों में शुरू से डाल देते हैं तो उनकी एक आदत में आ जाता है। पार्किंग के लिए मैं आपको बताऊं, इंदौर के ट्रैफिक को देखते हुए चिंता का विषय है कि हमारे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है। बच्चों को हेलमेट पहनने की आदत नहीं है, परिवार में घर वाले भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमने ये बना दिया बेटा अपनी सेफ्टी करो आप। उनको प्यार से समझाते हैं, सब बच्चे हेलमेट पहन के आते हैं। तो गाड़ी कहाँ लगा रहे हैं, कहीं तो भी लगा रहे हैं नहीं, गाड़ी प्रॉपर लगाएं। तो अभी हमारे यहाँ जो गेस्ट आते हैं, अभी जनक पलटा दीदी आई थी तो वो गाड़ी से उतरी और उन्होंने जैसे ही देखा पार्किंग में एक एक गाड़ी की जो टेल है बिल्कुल स्केल की तरह खिंची हुई थी, तो बोले इतनी अच्छी गाड़ियाँ तो शोरूम में भी नहीं खड़ी होती हैं। तो बच्चों ने ही अब अपने आप करना शुरू कर दिया है। तो ये संस्था का जो दायित्व है वो हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि बच्चे भी कोई ज़बरदस्ती से नहीं, वो हेलमेट नहीं लगाए हैं तो बाहर पार्किंग करने लगते हैं संस्था के। तो मैं खड़ा रहता हूँ तो मुझे दिख जाता है बाहर भी गार्ड लगा दिए हैं, तो वो कहते हैं नहीं बेटा अगर हेलमेट पहन के नहीं आज नहीं आ पाए कोई बात नहीं, गाड़ी अंदर ही रखो लेकिन बाहर मत लगाओ। पर ये कि गाड़ी हेलमेट लगाओगे ही नहीं तो वो गलत है। तो उनको सिखाना पड़ता है, बच्चे सीखते हैं। अब बात करें यहाँ पर प्लेसमेंट की, कौन कौन सी कंपनियां आपके यहाँ आती हैं और प्लेसमेंट की क्या स्थिति है? क्योंकि एडमिशन तो आपके यहाँ बहुत अच्छा होता है, वेटिंग रहती है, मारामारी रहती है, बहुत सारे लोगों से फ़ोन करवाना पड़ता है, ये तो मैं खुद जानता हूँ, लेकिन प्लेसमेंट का क्या स्तर है? देखिए इसका जवाब भी आप ही के प्रश्न में छुपा है कि अगर वेटिंग रहती है इसका मतलब ये है प्लेसमेंट हो रहे हैं। ये
अगर किसी संस्था में अच्छे प्लेसमेंट नहीं होंगे तो वहाँ का एडमिशन अच्छा हो ही नहीं सकता। उस संस्था की सफलता उसके अच्छे प्लेसमेंट पर ही निर्भर करती है। तो हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी, बेस्ट आईटी कंपनीज, हमारे यहाँ तो बीबीए, बीसीए, बीएससी में भी प्लेसमेंट है और अच्छी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज। अब मैं कंपनी पर्टिकुलर का नाम कैसे लूँ, लेकिन सारी बेस्ट कंपनीज आप बोलेंगे वो कंपनी हमारे यहाँ आई है, आती हैं और प्लेस होते हैं हमारे बच्चे। बैंकिंग क्या के सारे पैकेज रहता है उनका? हालांकि पैकेज की बात करना ठीक नहीं, लेकिन हाँ। फिर भी आजकल तो सफलता का प्रतिशत ही पैकेज है। मैनेजमेंट में हमारा पैकेज जो है 8 लाख तक जाता है अभी ज़्यादा, लेकिन अभी एमसीए हमने शुरू किया है। तो एमसीए कंपनीज जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं जैसे बीटेक या एमटेक में पैकेजेस बहुत हाई हैं। बट बीबीए के बच्चों का भी डेलॉयट में हुआ तो उन्होंने अच्छा पैकेज दिया, 4.5 लाख का उनका पैकेज है। एवरेज पैकेज हमारा 3.5 लाख है, जो 8 लाख तक जाता है। जो 8 लाख तक जाता है। सर, आप ट्रैफिक की बात कर रहे थे। इंदौर नंबर 1 है स्वच्छता में, लेकिन अब बार बार हम लोग भी कहते हैं कि ट्रैफिक हमारे यहाँ का बहुत ख़राब है, ट्रैफिक में तो हम नंबर 1 आए, कैसे बने? एक चूँकि आप एक मैनेजमेंट गुरु हैं, तो इंदौर की ट्रैफिक में क्या कमियाँ आपको दिखती हैं और इसको किस तरह के मैनेजमेंट से सुधारा जा सकता है? देखिए, जिस तरह सफाई में हम नंबर 1 हुए हैं, जन भागीदारी से हुए हैं, इसमें भी प्रशासन को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति को ये मालूम है कि कुछ रिश्वत दे के मेरा काम हो जाए तो वो कभी भी हेलमेट पहनेगा ही नहीं। अभी भी हमारे बच्चे भी हेलमेट ना पहनने के लिए हमारे गार्ड्स और इन लोगों को बहुत रिझाते हैं। हमने कहा कि भाई नहीं, या तो अंदर आ सकते हैं हेलमेट में या आ ही नहीं सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्ट्रिक्ट हो गया कि भैया कोई चालान नहीं कटेगा, अगर हेलमेट नहीं पहने हो तो आपकी एंट्री ही नहीं है, जब ये मैसेज स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर पब्लिक तक जाएगा, एक तो प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा, दूसरा जनता को भी। अब परिवार में मैं आपको बताऊं, घर में भी हमें सिखाना पड़ेगा। हर परिवार को अपने बच्चे को, जब वो गाड़ी पे बैठता है, 2.5 लाख की 3-3 लाख की गाड़ी, हमारे यहाँ इवन 5-5 लाख की बाइक्स लेके आ रहे हैं बच्चे। अरे सर, लेकिन करोड़ों की बाइक आने लगी, अब तो 75 लाख और 1 करोड़ तक की बाइक। माँ बाप उनको ये नहीं बोलते हैं कि बेटा बिना हेलमेट के तो मैं तुझे बैठने नहीं, 400 रुपए का हेलमेट नहीं खरीदना चाहते। वो सबसे जरूरी हो गया। 1 लाख की गाड़ी खरीदते, 400 का हेलमेट नहीं खरीदते। अगर परिवर्तन लाना है तो घर से आएगा। हेलमेट की बात नहीं, लेकिन हम जिस तरह से रेड लाइट को पार कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, या ओवर स्पीड करते हैं, ड्रिंक कर हम, खासतौर पर यूथ जो है वो नशा करके गाड़ी चलाते हैं और बहुत स्पीड से गाड़ी भगाते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये माइकल शूमेकर इंदौर में, समझता हूँ कि इंदौर में मुझे तो हर चौथा लड़का माइकल शूमेकर नजर आता है, इतनी तेजी से गाड़ी भगाते हैं। तो ये इस पर भी काम करने की जरूरत लगती है डॉक्टर जॉर्ज आपको? बहुत ज़्यादा लगती है, और मैं इसलिए दोबारा आपको इस बात से कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स, माता पिता बच्चों को सुविधाएं दें, लेकिन शर्तों पे दें कि अगर रोड पे चलोगे बिना हेलमेट के मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा, बैठने ही नहीं दें उसको, जाने ही नहीं दें, तो बच्चा घर से ही सीखता है। मुझे आज अच्छे से याद है, जब मैंने कार खरीदी थी तो मेरी डॉटर, मेरी बेटी जो है, मेरे बगल में बैठ के मुझे पहले कहती, पापा बिना सीट बेल्ट लगाए आप गाड़ी नहीं स्टार्ट करोगे। तो आज उसने मुझे सिखाया, तो आज मेरी आदत होगी, जैसी गाड़ी में बैठते हैं तो एकदम मेरा हाथ जो है सीट बेल्ट की तरफ जाता है। तो ये घर में जब बच्चे जागरूक हो जाएंगे, पेरेंट्स जागरूक हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। दूसरा, उनको सपोर्ट चाहिए। आज हमारे बच्चों को हम हेलमेट पहनाने में इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, ज़बरदस्ती करना पड़ रही है। उसका कारण है बाहर सब लोग कोई नहीं पहन रहा है, तो वो एग्जाम्पल बाहर का लेते हैं, इसलिए कैजुअल हैं। तो ओवरऑल चेंजेस लाने के लिए प्रशासन, परिवार को ये जागरूकता फैलाई जाए कि अपने बच्चों को आप बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के न बैठने दें या प्रोत्साहित करें उन्हें, तो परिवर्तन ज़रूर आएगा। सर, मैं एक सवाल और आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, समय हमको इजाज़त नहीं दे रहा लंबी चर्चा करने की, कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि फैकल्टीज़ भी हैं, लेकिन वो जो लेवल होना चाहिए फैकल्टीज़ का, क्वालिफ़िकेशन का भी, स्किल्स का भी और पढ़ाने की टेक्निक्स का भी, वो स्किल वो फैकल्टीज़ में नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट की क्या स्थिति है? आपके इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज़ को क्या आप अप टू मार्क मानते हैं? क्या आपको लगता है कि उसमें कितने लोग रिसर्च पर ध्यान दे रहे हैं, कितने लोगों की स्किल्स है, कितने लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और किस तरह की आपकी फैकल्टीज़ है?
हमारे यहाँ ये सारे ब्लेंड हैं फैकल्टी के। कुछ फैकल्टी हैं पढ़ाने में बहुत अच्छी हैं, तो वो उनको पढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है। उनको और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो जो नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे अब बिजनेस एनालिटिक्स एक नया एरिया डेवलप हो रहा है, तो टीचर्स उसको डेवलप होने चाहिए। तो टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग में भेजते हैं। टीचर ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, उससे उनकी स्किल डेवलप होती है और वो उससे अच्छा क्वालिटी इनपुट क्लास में दे पाते हैं। कुछ टीचर्स अच्छे, कुछ रिसर्चर बहुत अच्छे होते हैं। अब वो कौन से बेस्ट स्कोपस इंडेक्स जर्नल, एबीडीसी जर्नल्स, यूजीसी केयर जर्नल्स, तो जो कुछ लोग रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, ग्रांट्स पे काम कर रहे हैं। इस तरीके का परफेक्ट ब्लेंड है हमारे यहाँ, जिसका मिला जुला स्वरूप है कि हम लोग क्वालिटी इनपुट और क्वालिटी आउटपुट दे पाते हैं। और धन्यवाद डॉक्टर जाज थॉमस आपका। आप सुन रहे थे डॉक्टर जाज थॉमस को, जो डायरेक्टर हैं श्री वैष्णव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के, एक लंबे समय से शिक्षक हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि छात्रों में केवल शैक्षणिक गुणवत्ता ही पैदा करना वैष्णव इंस्टीट्यूट का उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक नैतिक रूप से, एक सामाजिक सरोकारों से युक्त छात्र विद्यार्थी, एक नैतिक मूल्यों वाला नागरिक पैदा करना वैष्णव इंस्टीट्यूट का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में सफल होने के लिए वो बहुतेरे प्रयास कर रहे हैं। न केवल फैकल्टी पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि बहुत अच्छी कंपनियां प्लेसमेंट में आएँ, और बच्चे ये मानते हैं कि शिक्षा शायद नौकरी देने वाली नहीं है, उसको, उस तथ्य को झुटलाते हुए वो ये दावा करते हैं कि उनके यहाँ आने वाले हर बच्चे को न केवल प्लेसमेंट मिलता है, बल्कि बहुत बेहतर प्लेसमेंट मिलता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए। देखते रहिए DJI न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।